मंगल मैत्री बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गढ़ की दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज़्यादा कुएं थे। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों के सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़कें यहीं पर हैं। यह बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती हैं। यह सड़क बाजार तक पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं है। कार्बूजिए ने भी चंडीगढ़ में इस शैली का प्रयोग किया था। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ थीं। हर घर में एक स्नान घर है तथा नालियाँ घर का पानी होदी तक लाती हैं तथा फिर वो नालियों के रूप में के जाल से जुड़ जाती हैं। ज़्यादातर नालियाँ ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएं पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार 1:2:4 की हैं। इन घरों में केवल प्रवेश द्वार है तथा खिड़की नहीं है। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। घर छोटे बड़े हैं। सभी घर एक कतार में हैं तथा अधिकतर का आकार 30 गुणा 30 फुट का है। 30 गुणा 30 फुट का है। कुछ इनसे काफ़ी बड़े भी हैं। सबकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती है। डीकेबीसी हल्के से धाड़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति एक घर में मिली है। HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे VS हिस्से में रंगरेज का कारखाना है, जहां जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए हैं। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियाँ शायद लकड़ी की रही होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म क्षेत्र में ये चीज़ें आम होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ कम गर्मी होगी। हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे और अच्छी खेती होती थी। यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब यह निकलता है कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। इस समय यहाँ तेज हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडहर है। कोई भी घर जुदा नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक
संस्कार में आकार होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता था। लेखक को यह राजस्थान व सिंध गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ भी बाजरे व ज्वार की खेती हजारों साल से होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आई। यह पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घर है परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राज्य से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़ चला गया। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। जॉन मॉर्सल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई से मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंधु की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया है। अब एक पहिए की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। मेज़बान ने अजायब घर के बारे में बताया कि यह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे या कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य चाक पर बने विशाल मृदुभांड, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं हैं। पूरी सिंधु सभ्यता में कई हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। शायद सैन्य सत्ता भी न रही हो। दूसरे, यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद हैं। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं परंतु हड़प्पा सभ्यता में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है परंतु यहाँ आडंबर नहीं है। दूसरे, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। उनकी यह कलाप्रियता वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर उकेरी आकृतियाँ, खिलौने, सुघड़ अक्षरों से सिद्ध होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अजायब घर में तांबे या कांसे की सुइयाँ मिलती थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली। शायद वे कसीदेकारी में काम आती होंगी। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुपट्टा भी है, दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास यह पहचान है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुएं भी मिले हैं जो शायद
दरिया बनाने के काम आते थे। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद करा दी गई है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडहरों को बचाकर रखना ही चुनौती है। ये था हमारे इतिहास के बारे में, हमारे अतीत के बारे में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पाठ। आपको इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बीच बीच में जो शब्द आए हैं थोड़े मुश्किल शब्द, उनका भी अध्ययन करना है। जैसे लैंडस्केप है, भूदृश्य यानी पृथ्वी का दृश्य, पगडंडी पैदल चलने के लिए संकरा मार्ग, ऐतिहासिक इतिहास प्रसिद्ध, ज्ञानशाला विद्यालय, अनुष्ठानिक पर्व, कोठार भंडार, और वास्तु कौशल भवन निर्माण की चतुराई, कमोवेश थोड़ा बहुत, और अराजकता, अशांति और अव्यवस्था, प्रतिमान, मानक। इस तरह के जो शब्द हैं ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। और इस पाठ के जो बचे हुए, ये पाठ हमारा पूरा हो गया। इस पाठ का कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको भेज रही हूँ।